आज अपने एक बार गो थ्रू कर लेते ताकि फर्स्ट सेशन भी हो जाएगा उसका कि एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट टर्मिनल पे हमारे पास नोड इंस्टॉल होना चाहिए। वीएस कोड एडिटर है, कोई और एडिटर भी चलेगा। वीएस कोड फैमिलियर है, बहुत बहुत सारी एक्सटेंशंस बनी हुई है इसमें ऑलरेडी। एप्लीकेशन फर्स्ट न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नेम। ये जो भी आप नाम दोगे वो नाम से, जैसे मैंने इधर माई ऐप रखा है तो मेरा ऐप का नाम है माई ऐप। अगर इस पे कुछ एरर आ रहा है तो आप, पॉसिबिलिटी है कि npm इंस्टॉल करने में कुछ इशू होगा। npm का फुल फॉर्म है नोड पैकेट मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर। और वो ग्लोबली पाथ नहीं ले रहा होगा तो हम ये कमांड का यूज कर सकते हैं, npm इंस्टॉल -g, मतलब ग्लोबल क्रिएट रिएक्ट ऐप और ये एप्लीकेशन का नाम। और जब प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा तो ऐसा एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर आएगा आपके पास। ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है इसका। उसको अभी मैंने रिएक्ट के अंदर माई ऐप बनाया था, इस लोकेशन पे मैंने कमांड लिखा था npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो अपने को प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, मतलब माई ऐप पे मेरा टर्मिनल होना चाहिए, न्यू टर्मिनल। तो न्यू टर्मिनल हमेशा, क्योंकि मैं रिएक्ट पे हूँ, अगर आप चेक करेंगे कौन से डायरेक्टरी पे है, तो रिएक्ट पे ही रहेगा। मैं इसको माई ऐप को ड्रैग कर देता हूँ इधर, ताकि माई ऐप रहे। कुछ कॉपी करने का ऑप्शन आ रहा है, फाइल सेव करनी पड़ेगी मेरे को पहले। हम लोग टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं, सॉरी मैंने कर दिया है। रिएक्ट सीडी माई ऐप में गए। अभी इधर एनपीएम स्टार्ट करेंगे तो अपना प्रोजेक्ट एक्चुअली में जो भी है, डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है जो भी, वो वेब पे चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक खुलेगा वो ब्राउजर। हमने थोड़े बहुत चेंजेस, स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर इधर आगे खुला हो। तो हमने ऐसा दो कंपोनेंट डिजाइन किए थे। तो रिएक्ट के अंदर था अपना एस आर सी में अपन ने पेजेस लिखे थे, एक्चुअली में वो पेज नहीं आने, कंपोनेंट्स थे। तो आज अपने करते हैं, कंपोनेंट्स बताते हैं। मैं फर्स्ट कंपोनेंट लिखता हूँ, अब इसको छोड़ देते हैं। हम फर्स्ट को लिखा है, फर्स्ट में क्या है, एम्प्टी है। ठीक है। तो इसका भी मैंने बोला था आई थिंक कि एम्प्टी रहेगा ये। RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, कंपोनेंट एक्सपोर्ट जो भी है। तो ये लिखेंगे तो कंपोनेंट डिजाइन हो जाएगा और एक्सपोर्ट के साथ आएगा। तो इसका नाम है फर्स्ट, क्योंकि मैंने फाइल का नेम फर्स्ट रखा है, इसके लिए आप कुछ भी चेंज करके डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और डिवीजन टैग बाय डिफॉल्ट इतना आता है, तो अपने अपने को डिवीजन की जरूरत नहीं है हाल फिलहाल। तो ये एम्प्टी टैग्स को क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। कुछ भी मैंने आई थिंक उधर बताया था कि मेरे को दो लाइन में लिखना है और डिवीजन टैग नहीं लिखता। अभी मैं इधर H1 लिखूंगा और माय फर्स्ट कंपोनेंट, ये लिख के मैं ऐप में डालूंगा हॉरिजॉन्टल रूल। ये मैंने फर्स्ट लिखा तो इधर से इंपोर्ट भी हो गया ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स में से, क्योंकि मैंने पेज खुला हुआ, अगर ये बंद रखता है तो नहीं आता वो ऑटो कंप्लीट। अभी इसको अगर हमने, जैसे मैंने इसको सेव किया, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और मैं फर्स्ट कंपोनेंट आ गया। अगर अब मेरे को मल्टीपल कंपोनेंट्स डालने हैं इस फर्स्ट में,
तो मैं इसको H3 लिखता हूँ, इसका सब टाइटल लिखता हूँ। सब टाइटल तो एरर दे रहा है इधर ही मेरे को कंपाइल टाइम पे ही, क्योंकि मल्टीपल लाइंस नहीं लिख सकते, उसके लिए हमको ड्यू टैग चाहिए। तो अब मैंने ड्यू टैग हर जगह ले लिया, तो अपना एक प्रॉब्लम आता है कि अगर मेरा डिजाइनर कोई और है, अब मेरे को यूआई वाला कोई और है जो मेरे को सीएसएस डिजाइन करके दे रहा है, तो जिधर जिधर भी उसने ड्यू रखा होगा ना अपने को, वो यूआई फटेगा। तो उसके लिए हम एम्प्टी फ्रैगमेंट्स ले लेते हैं, इसको एम्प्टी टैग्स को फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। इसका कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं है, पर ये काम करता है ड्यू जैसा ही। तो इसके लिए हम इसका टेक्निकल नाम है फ्रैगमेंट्स और एम्प्टी टैग। तो पूछेंगे कभी कि फ्रैगमेंट्स का यूज क्या है, या तो क्यों लिखते हैं, तो हमको ड्यू टैग नहीं डालना होता उधर। तो आप लोगों को पता रहेगा आई थिंक ड्यू टैग का पर्पस क्या है, कि हमको किसी को कोई एक पर्टिकुलर व्यू बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बनाना है अगर रिएक्ट की लैंग्वेज बोले, तो उसके लिए मेरे को ड्यू टैग एक इतना सा एक खांचा मेरे को चाहिए, या फिर यही अपने ले लेते हैं, ये जो होम अबाउट पेज लिखा है, तो ये पूरा एक ड्यू टैग ही है। तो उसके अंदर मैं कुछ भी लिखूं, मैं उसको उस ड्यू को हाइट दे दूंगा 100 का, तो 100 का हाइट होगा, विड्थ अगर 20 रखूंगा तो 20 का आएगा। वो पूरा ड्यू टैग के ऊपर आता है। तो, हम्म तो ये अपना फर्स्ट कंपोनेंट था। मैं आपको वेरिएबल के बताता हूँ कि कैसे वेरिएबल लिखना है। तो हम लोग रिटर्न करते हैं कोई भी कंपोनेंट है, उसको अपने को डिस्प्ले करवाना है, यूआई पे रेंडर करना है, तो हम रिटर्न मारते हैं। मतलब इस कंपोनेंट को यहाँ से मैं इधर कुछ भी फंक्शन लिखूंगा, कुछ भी लॉजिक लिखूंगा, उसके बाद जो भी रिटर्न मारूंगा ना, ये रिटर्न वाला चीज उधर दिखेगा। या पॉसिबल है कि अपन एक फंक्शन लिखते हैं जनरली, तो फंक्शन के अंदर कुछ भी लॉजिक हो, रिटर्न में जो करता हूँ ना, वो फंक्शन जहाँ पे भी कॉल आ रहा है उसका आउटपुट में वो वाला रिटर्न जाता है, सेम एज कंपोनेंट है। ये एरो फंक्शन है, कंपोनेंट भी है। मैं इधर कुछ भी लिखूंगा, जो भी मेरा लॉजिक है, लेट नंबर इक्वल टू 1000 ले लेता हूँ मैं। ये 1000 का मेरे को कहीं भी कुछ भी दिखाना है, तो मैं लिखता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको H4 में लिखूंगा मैं ऐसा, वैल्यू ऑफ नंबर इक्वल टू नंबर, ऐसा लिखूंगा, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आ गया 1000। ये मैंने बताया आपको कि वैल्यू किस तरह प्रिंट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ अभी मैं डायनामिकली इस इधर पैरामीटर लेके करूंगा, तो वो जो जहां से भी मैं जैसा ऐप में से कॉल कर रहा हूँ, तो ऐप डॉट जेएस में मैंने अगर उधर पैरामीटर लिए होते तो मेरे को यहाँ पे नंबर इक्वल टू 1000 वो मैं आता हूँ, नेक्स्ट वही बताता हूँ। इन शॉर्ट मैंने फर्स्ट कॉल किया, और ये कंपोनेंट में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है ना, विदाउट आर्ग्यूमेंट है, इसके लिए एज इट इज जैसा था, और जो रिटर्न कर रहा है रिटर्न के अंदर वो। अब मैं इधर लेता हूँ नंबर टू इक्वल टू 2000। तो भी हम रन करेंगे तो मेरे को इतना ही दिखा रहा है, क्योंकि मैंने उसको यूज ही नहीं किया है। तो मैं जो भी ये रिटर्न के अंदर जो भी मारूंगा ना, उतना ही रेंडर करता है वो। इसके ऊपर का लॉजिक वो उसको यूज नहीं है, तो यूज नहीं करेगा उसको। ये अपना फर्स्ट एग्जांपल था। मैं आपको फाइल्स अलग, मैं एसआरसी फोल्डर दूंगा आप लोगों को, बाकी का तो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में आता है, तो एसआरसी फोल्डर आपसे मैं रख दूंगा। ऑलरेडी एग्जिस्ट सेकंड, ओके। ठीक है, तो सेकंड में अपने क्या करते हैं, अभी जैसे मैं बता रहा था कि हमको पैरामीटर्स लेने हैं, तो ले लेते हैं इधर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, N1 N2 N3 कुछ भी लिख सकते हैं, नेम एज, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से अच्छा दूसरा ये रहेगा, नेम लिख लेते हैं, एज, सैलरी। ठीक है, इतना 3 पैरामीटर बहुत है। जब भी हम ये करते हैं ना, इसको सीधा एम्प्टी
ब्रैकेट्स डाल देंगे एंड फ्रैगमेंट्स। और उसके बाद हम लिखेंगे कि मेरा सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट को टैग में नहीं लिया, H1 और H3। H3 अपने ले लेते नेम, ब्रैकेट में नेम, एज। अभी अभी मैंने इधर कुछ वैल्यू लिया ही नहीं है, जैसे लेट या वैर नेम और ये, तो ये वो पहले वाला स्टैटिक था, ये डायनेमिक है। ये वैल्यू मेरे को लेना है तो मैं कहाँ से लाऊं इसको, तो मैं क्या करता हूँ, हमने ये कंपोनेंट बनाने के बाद एक्सपोर्ट किया है ना, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो मिलेगा ही नहीं। मैं बता रहा था जैसे फर्स्ट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट हो गया था, सेकंड एक्सपोर्ट नहीं होगा क्योंकि मैं उसको क्लोज कर देता हूँ इस फाइल में। अभी इधर आके मैंने एक हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है, देखो सेकंड मिल ही नहीं रहा उसको, क्योंकि ना तो इधर इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड होता तो ऑटोमेटिक आता, क्योंकि कंपोनेंट का नाम इधर डिफाइन किया। अगर मैं वो फाइल खुला रखूंगा तो कहते हैं, अभी मैं इधर आके सेकंड सर्च मारता मतलब लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, तो आगे ये सेकंड दिखाता भी, ये पाथ उसका कि कहाँ है, तो डायरेक्टरी आप कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर सेकंड डॉट JSX, जैसे ही मैंने इधर लिखा था इधर इंपोर्ट पे हो गया ऑटोमेटिक। अभी मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो भी नहीं आएगा, एरर नहीं देगा पर आएगा नहीं कुछ भी, क्योंकि वैल्यू ही नहीं पास किया है। तो मेरे को वैल्यू पास करना है, तो वैल्यू कैसे पास करूंगा करके, नेम इक्वल टू ब्रैकेट में, फिर इधर कोमा आता है कि नहीं, नहीं आता मेरे हिसाब से। क्या क्या था, नेम, एज, एज इक्वल टू सैलरी इक्वल टू, चलेगा ये, सेव करूँ, एरर दिया कि नॉट डिफाइंड, क्यों आया ये, डबल कोट या सिंगल कोट करना चाहिए। डबल कोट और सिंगल कोट नीडेड फॉर स्ट्रिंग। हाँ, तो आया, एरर आया नॉट डिफाइंड करके, क्यों, तो मैं ब्रैकेट्स में ले सकता हूँ सिंगल कोट, मतलब स्ट्रिंग एक ऑप्शनल है, इंटीजर और बाकी कोई भी अदर टाइप है उसको मैं ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा तो चलेगा मेरे हिसाब से, ऐसा ही है। कुछ तो मिस कर रहा हूँ मैं क्या, कॉमा वोमा आता है क्या इधर, नहीं ना, प्रॉपर ये आना तो चाहिए। आ गया, पहले क्यों नहीं आया था, ब्रैकेट डालने से ब्रैकेट भी चलना चाहिए, स्ट्रिंग तो ऑप्शनल रहता है बस, आप तो रहा है। रिफ्रेश मार के देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और चीज सीखने जैसा है कि अगर स्ट्रिंग है ना तो मैं उसको ब्रैकेट के साथ रखूँ या ना रखूँ मेरी मर्जी है, मतलब स्ट्रिंग को चलता है सिंगल कोट रखो, डबल कोट रखो, विदाउट ब्रैकेट। स्ट्रिंग के अलावा बाकी कोई भी टाइप है ना उसको ब्रैकेट्स देने ही है, मैंडेटरी है। अच्छा, मतलब इंटीजर इंटीजर है तो फ्लोट को। डायरेक्टली, हाँ, हाँ। मैंने ये नाम लिखा तो इधर मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि इक्वल टू 33, मैं लिख दिया तो एरर मारेगा, मेरे को उसको मैंडेटरी है ब्रैकेट के अंदर ही लिखना। ब्रैकेट में अगर मैं 33 लिखता हूँ तो वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, तो मतलब उसको ब्रैकेट्स के अंदर ही वैल्यूज चाहिए। तो मैंने ये तीन रखे, अभी मैं ऐसे 100 भी रख सकता हूँ, कितने भी रखूँ तो। ये समझ में आया कि पैरामीटर कैसे देना है, मतलब पैरामीटराइज्ड कंपोनेंट कैसा होता है। ठीक है, मैं ये कर देता हूँ।
ठीक है। तो अभी अपने आते हैं थर्ड पे। तीसरा एक क्लास बना लेता हूँ मैं, तो इजी रहेगा इंडिविजुअली आपको समझने में। थर्ड में कैसा रहेगा अपने, कुछ खास रखे थर्ड में क्या रख सकते हैं। सेकंड में क्या था, ठीक है। तो मैं बोल रहा था आप लोगों को कि ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर 100 हुए तो 100 के 100 मेरे को कैसे याद रहेंगे। ठीक है ना, मैं मल्टीपल पैरामीटर्स लिख सकता हूँ। तो ये कैसा है मालूम है, एक आपके पास कुछ भी आप कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हैं, आपको मालूम है कि मेरे को जैसा एक्स वाई वैल्यू है, या कोई ट्रायंगल है या कुछ भी आप ले रहे हो, मतलब आपको मालूम है हार्ड कोडेड मेरे पास चार ही वैल्यूज आने वाले हैं। ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं है आपको, चार या पांच या 10 भी, मतलब आपको मालूम है उससे ज्यादा कभी नहीं बढ़ेगा। तो और वो नाम भी फिक्स रहेंगे, तो आप पैरामीटर्स के नाम डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहता है। अभी जैसा मेरे को कोई एंगल लेना है तो एक्स वाई एक्सिस ही रखना है। 2D एंगल पे मेरे को एक्स वाई रखना, ना मैं 3D में जा रहा हूँ ना 4D, कुछ नहीं, मैं एक्स, तो सिंपल मैं दो पैरामीटर ले लूंगा, एक्स और वाई, बस और कुछ नहीं। भी अगर मेरे को पता ही नहीं कितने पैरामीटर्स आए हैं, या 10 है, फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। अभी दो ही है, फ्यूचर में और बढ़ेगा। मैं हर एक जगह पे ये पैरामीटर लिखूंगा, फिर हर एक जगह कॉल करूंगा, उससे बेटर है कि एक स्टैंडर्ड अप्रोच रहता है उसका, कि पैरामीटर्स कैसे लिखते हैं। तो क्या रहता है कि हमको जो ये ब्रैकेट है ना, इसमें हम लिख देते हैं डायरेक्ट प्रॉप्स करके, प्रॉपर्टीज बोलते हैं उसको। तो कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट प्रॉप्स रहता है। नहीं, बस ये प्रॉप्स आ गया। अब मेरे को कुछ भी लिखना है तो मैं पहले एम एम्प्टी फ्रेगमेंट्स, मैं डिफाइन करता हूँ H1, थर्ड कंपोनेंट। उसमें मैं लिखता हूँ, अब सब्जेक्ट के नाम लिख लेते हैं अपने कोई भी, H3 में इंग्लिश। और कैसे लिखेंगे तो मैं बताता हूँ। जैसे आपने पहले लिखते थे इंग्लिश ही लिखते थे, अगर मेरा पैरामीटर का नाम इंग्लिश होता तो। अब एज्यूम करो कि ऊपर इंग्लिश मैथ्स और साइंस है, तीन पैरामीटर्स है। तो इंग्लिश लिखा, वैसे ही मैं मैथ्स और साइंस ले लेता हूँ। और मैंने साइंस ले लिया। तो मैंने प्रॉप्स लिखा है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को दो पैरामीटर का नाम देना, मैं दे सकता हूँ, प्रॉप्स के नाम का वेल पाड़ सकते हैं अपने, तो लिख दे जैसे कि, ये भी आइडिया आएगा इधर से, इसके लिखते पैरामीटर्स। और फर्स्ट क्या था, वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को इंग्लिश और ये सब डाला मैंने, और मैं यहाँ से ऐप में से कॉल करता हूँ, ऐप डॉट जेएस से मैंने फिर से कॉल किया। अच्छा, अभी मेरा वो फाइल खुला है तो दिखेगा भी मेरे को। थर्ड, अच्छा डाल देता हूँ। तो अब मेरे को पास करना है वैल्यू, तो कैसे वैल्यूज पास करेंगे हम। मैंने रखा था क्या था, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, तो अपन ने डायरेक्टली प्रॉप्स ले लिया, और इधर से मैं वैल्यू भी पास कर दूंगा, पर मेरे पास यहाँ पे पैरामीटर के नाम में मैंने प्रॉप्स रखा है। हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, कुछ भी एक्स वाई जी लिखोगे तो भी चलेगा, पर प्रॉप्स एक स्टैंडर्ड ये कीवर्ड है कि नहीं, मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं है, देख लेते हैं नहीं है, रिजर्व कीवर्ड नहीं है वो, मतलब हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो इधर से मेरे को सिंपली इतना ही लिखना है, प्रॉप्स डॉट मैथ्स। तो वो क्या करता है,
प्रॉप्स डॉट इंग्लिश, सॉरी। वो प्रॉप्स का एक ऑब्जेक्ट डालेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश मैथ साइंस करके डाल देगा, और उसके बाद आपको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आया, आपको 5 सब्जेक्ट और बढ़ाने, आप इधर ऐड करते जाओ, और जहां से वैल्यू पास करनी वहां कर लो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको इधर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रॉप्स करोगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बताता हूँ। आप डॉट जेएस में जाते हैं हम, तो उधर जाके सिंपली मेरे को थर्ड वाला है प्रॉप्स का। तो अपन ने कौन कौन से नाम रखे थे, तो आपका इंग्लिश मैथ्स और साइंस। इंग्लिश इक्वल टू मैथ्स इक्वल टू, दे देते हैं मार्क्स भी 99 देते हैं, 98 देते हैं। साइंस में इक्वल टू 99 देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऐसा दिया, और ये भी आया नहीं, इंग्लिश इज नॉट डिफाइंड। हाँ, क्या एरर आया? प्रॉप्स डॉट ही पता लगा, इंग्लिश इज नॉट डिफाइंड। देखते हैं क्या है। इंग्लिश मैथ साइंस इज नॉट डिफाइंड, प्रॉप्स में ऐसे ही आता है, इक्वल टू ये ठीक है। आप थर्ड में जाएंगे, थर्ड में भी प्रॉपर ही है। ब्रैकेट के अंदर है, देखते हैं क्या आना चाहिए। तो मैं हटाता हूँ और मैं फिर से रन करता हूँ, और आया, ठीक है। फिर तो देखना पड़ेगा। तो क्या मालूम क्या है, ब्राउजर में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, कमेंट करके किया, वापस से लिखा तो चल रहा है। अब मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने इसको कमेंट किया और वापस से वही किया, एक वर्ड मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया है, तो वो पहले नहीं चल रहा था, अब चल रहा है। तो इन शॉर्ट कैसा है कि प्रॉप्स करके वो एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं हम पैरामीटर्स का, और वो स्टैंडर्ड टर्म है रिएक्ट में। तो व्हाट इज प्रॉप्स पूछते हैं, तो प्रॉप्स आर प्रॉपर्टीज, और हमको कैसे एक्सेस करना है, तो प्रॉप्स डॉट जो भी हमने पैरामीटर पास किया है उधर, वो एग्जैक्टली वही नाम अपने को डॉट के बाद दिखाता है, दिखा भी नहीं रहा है, एडिटर का थोड़ा बहुत रहेगा। पर जैसे हमने ऐप डॉट जेएस में कुछ भी लिखा, मैंने 3 पैरामीटर में इधर से ड्राइंग लिख देता हूँ, इक्वल टू 727। तो ये भी वैलिड है, और मैं उधर प्रिंट ही नहीं कर रहा हूँ, वो 4 पैरामीटर पास कर रहा है, मेरे को जरूरी नहीं है मेरे को 4 पास करना, मैं 3 लिख के करूंगा तो ये 3 आएगा, मैं चौथा लिखता हूँ H3 ड्राइंग, और मैं कुछ भी नहीं लिखता तो भी चलेगा, ड्राइंग एम्प्टी आएगा वो। और जब मैं ऐसे लिखता हूँ प्रॉप डॉट, आ क्यों नहीं रहा है, तो वैल्यू दे देगा करंट। एक्चुअली मेरे को ना इन सबको नीचे रख के उल्टा जाना पड़ेगा इसमें, तो अच्छा रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं फर्स्ट, यस मैंने सर। क्या क्या किया, अभी 3 चीज बताया, समझ में आया ना? एक सिंपल हार्ड कोडेड वैल्यू डिस्प्ले किया मैंने, जिसमें पैरामीटर नहीं था।
कंपोनेंट में, तो वो ऐसा आया फर्स्ट वाला। सेव तो किया मैंने, सेव करने के बाद भी सेव नहीं हुआ। तो मेरा फर्स्ट कंपोनेंट था जिसमें कोई वैल्यू नहीं था, मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू डाला और उसको उसी कंपोनेंट में ही किया। तो ऐसा था। सेकंड में मैंने कंपोनेंट में पैरामीटर्स रखे और जहां से मैं कॉल कर रहा हूँ वहां से मैंने वैल्यू डाली। और थर्ड भी वही था, पर थर्ड में मैंने पैरामीटर्स की जगह मैंने प्रॉप्स डाले और प्रॉप्स के थ्रू कॉल किया। बस इतना, ये तीन चीज मैंने बताया अभी। ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट रिपीट होगा ये सब कुछ। ठीक है, अपन जाते हैं फोर्थ कंपोनेंट पे। RAFC की H1 क्या किया अभी तक? प्रॉप्स हो गया ना। और उसके बाद बता ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे दिखाते हैं? ऑब्जेक्ट डेटा तो ठीक है, तो मैं एक अभी जैसे हमने फर्स्ट वाला पैरामीटर किया था ना, वैसा मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बना के देता हूँ। लेट ओबीजे इक्वल टू, तो हम, मैंने ये पहले बताया था कि हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऐसा रहता है नेम कॉलन करके, ये जेसन फॉर्मेट है। और स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट में। ठीक है। उसके बाद कॉमा करेंगे, नीचे आएंगे तो एज। अब स्ट्रिंग सॉरी इंटीजर रहेगा तो उसमें कोई जरूरत नहीं है, तो 23 लिख देता हूँ मैं। फिर एक मिनट हम, एज, फिर सब्जेक्ट के नाम दे देते हैं इंग्लिश कॉलन 99 मैथ्स कॉलन 55 ना दे दे। लास्ट में कॉमा नहीं आएगा और उसको बंद करके सेमी कॉलन देने का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अभी अपने क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डेटा था इसको कैसे विजुलाइज करना है, तो जाएंगे H3 बना लेते हैं एक बार। और नेम इधर आएगा अपना, जैसा मैं प्रॉप्स यूज कर रहा था एज इट इज ये ऑब्जेक्ट है। इसके लिए मैं अपने जो भी ऊपर वेरिएबल या कुछ भी डिक्लेयर किया है उसको भी ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ओबीजे डॉट नेम, फटाफट कॉपी कर लेता हूँ। नेम एज, इतना डिफाइन किया हमने। और बस इसको कहीं से कुछ वैल्यू देना नहीं है अपने को, ना प्रॉप से ना कुछ, तो डायरेक्टली अपने कॉल करेंगे। अभी अपना वेब पेज जैसा दिख रहा है। थर्ड कंपोनेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा। मैं सबसे ऊपर फोर्थ लिखता हूँ। और इसको हॉरिजॉन्टल रूल से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये फोर्थ किया, और फोर्थ में जैसा मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू डाला था ऑब्जेक्ट डेटा, तो इंसर्ट वो ऑब्जेक्ट वाला आ जाए ना। मैं एक फिफ्थ के लिए एक फोल्डर बनाता हूँ। जैसे हम इंडिविजुअल एक फाइल के लिए एक CSS यूज कर सकते हैं, तो मैं बनाता हूँ ऐसा। उस फोल्डर को स्मॉल में रखते हैं। फिफ्थ के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, .css। जैसे CSS यूज करते हैं एकदम बेसिक। हाँ,
तो मैं उस फोल्डर के अंदर CSS बना लेता। तो क्या नाम देंगे हम? और फिर स्टार्ट रखते हैं, और उसके बाद जब सर चालू वो करेंगे। फाइल के फिफ्थ, क्या फाइल के अंदर आपने क्या फिफ्थ CSS और फिफ्थ JSX क्या है फिर वो? जावास्क्रिप्ट फाइल, जैसे अपना 1 2 3 वाला फाइल था वैसे हाँ, जावास्क्रिप्ट है। तो वो भी और मतलब CSS, जावास्क्रिप्ट ऐसे लिखना है, मतलब वो भी हाँ, वैसे JSX लिखना है। स्क्रिप्ट फाइल है। अभी मेरे को सिर्फ इसी फाइल में मैं कोई भी CSS ले रहा हूँ ना, उसको मेरे को इस फाइल में, हम ग्लोबल भी रख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ इसी फाइल के लिए CSS यूज करना है। आपने जब बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट देखा था तो उसमें ये देखो, पब्लिक वाले फोल्डर में जो CSS था, डिलीट मार दिया शायद, वो वाला CSS कैसे एक्सेस हो रहा था कि वो रिएक्ट का आइकन घूम रहा था, नीचे टेक्स्ट लिखे हुए थे, वो ब्लू कलर में था। तो वो सब CSS के थ्रू आ रहा था। कस्टमाइज कैसे करना है ऐसा, तो मैं इसको लिखता हूँ कि हम्म। कैसे हम कोई भी इसको बॉर्डर देना है। 1 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक कलर। विथ 200 300 दे देते हैं, देखते हैं कितना आता है, पहले चेक करेंगे, मेरे को देखना पड़ेगा। पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल्स। हाइट देते हैं 300 बाई 300 दे देते हैं। और अपलोड देते हैं, मार्जिन देते हैं कम, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने एक CSS बनाया है इसका, और इसको मेरे को यूज करना है। तो CSS किस तरह यूज करते हैं वो, तो हमको क्या करना है, 1 मिनट, बाकी इसको मेरे को सबसे पहले तो मेरे को सबसे पहले तो इंपोर्ट करना है उस फाइल को। तो इंपोर्ट, CSS का नाम था, मैं डायरेक्टली लिख के देखता आता है क्या। नहीं, इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। इंपोर्ट डॉट, इसी डायरेक्टरी में है तो मेरे को यही चेक करना है। मैं वैसे इधर आ भी जाता है पर ये आ क्यों नहीं रहा। डॉट, डॉट CSS आना चाहिए, स्मॉल में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। एडिटर कभी कभी कुछ करता है प्रॉब्लम। केमिकल एमडी आ जाना चाहिए, मेरे को कुछ नाम वाम लेना नहीं है तो आना चाहिए था। ठीक है, अपने देखते हैं हो रहा है कि नहीं। CSS के लिए हमको उसका ड्यू टैग लेना पड़ेगा ना, मैंने गलती किया उसके लिए। ड्यू टैग, और उसके लिए मेरे को उसका क्लास नेम लेना है। हम जैसा अपने CSS यूज किया होगा तो क्लास करके आता था, इधर रिएक्ट में क्लास नेम है। हमने क्या नाम दिया था इसको, फिफ्थ, फिफ्थ ना, फिफ्थ कार्ड। तो मेरे को इधर उसको नेम में फिफ्थ कार्ड देना है। इसके अंदर मैं लिखूंगा, H3 में लिखते हैं अपने, दिस इज माय कार्ड। अभी मेरे को फिफ्थ कंपोनेंट ऐप डॉट जेएस में कॉल करना है, तो मैं जाऊंगा fifth। अच्छा, ठीक है, कंपाइल होने में टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये देखो मेरा एक कार्ड बन गया, दिस इज माय कार्ड, और मैंने उसको बॉर्डर विड्थ दिया था, ये सब दिया था।